में आज हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम लॉ ऑफ एविडेंस को कैसे पढ़ें जिससे कि लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन्हें बड़ा इजीली से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अब बेसिकली चीज ये आती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि हम उस क्वेश्चन को समझ सकें, क्योंकि अगर आपको उसके फैक्ट पता होंगे तब आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी बेसिकली अगर हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? तो अब जो भी हमारे यहाँ पर जो प्रोसीजर चलते हैं, जो भी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती हैं, वो होती है सिविल और एक दूसरी होती है क्रिमिनल। तो जब हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल में राइट्स और लायबिलिटीज की बात होती है, और क्रिमिनल में क्रिमिनल लॉ जो होता है, क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस की बात होती है। तो जो भी कोई ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट हुए वो एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करे जाते हैं कोर्ट। ठीक, तो अब अगर हम क्रिमिनल लॉ में ले ले तो क्रिमिनल लॉ में हमारे पास दो चीजें आएंगी। क्रिमिनल लॉ में हमारे पास आती है, अगर हम क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं तो हमें स्टेजेस ऑफ क्राइम आता है, और स्टेजेस ऑफ क्राइम को अगर हम समझें तो स्टेजेस ऑफ क्राइम को हमने डिफाइन करा था आईपीएसी। आई पी ए और सी। आई से होता है इंटेंशन, पी से होती है प्रिपरेशन, और ए से होता है अटेम्प्ट, और सी से होता है कंसिक्वेंसेस। तो अब अगर कोई भी फैक्ट रिगार्डिंग इंटेंशन अगर हो रहा है तो हम इससे क्या बोलेंगे? अगर कोई फैक्ट रिगार्डिंग इंटेंशन है कि किसी व्यक्ति का कोई काम करने का इंटेंशन है, उससे रिगार्डिंग अगर कोई फैक्ट है तो वो एविडेंस के रूप में हो गया। उस एविडेंस, उस इंटेंशन के बेस पे उसने उसकी प्रिपरेशन करी उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हुआ, कोई आदमी किसी का मारना चाहता है, उस मारने का उसका इंटेंशन हुआ, उस इंटेंशन में उसने क्या किया? प्रिपरेशन करी, कोई भी गन खरीदी, कोई भी हथियार खरीदा उसको शूट करने के लिए या मारने के लिए। तो वो जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है इंटेंशन और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग उसका जो फैक्ट है ना, वो उसमें आ जाएगा, एविडेंस में आ जाएगा। तो अटेम्प्ट किया वो भी एविडेंस में आ जाएगा, कंसिक्वेंसेस हुए उससे रिगार्डिंग जो फैक्ट हुए वो भी सारे के सारे एविडेंस में आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस सब्टेंटिव है या प्रोसीजरल है? तो अभी इन सारी चीजों से हम ये कंक्लूजन निकाल के आए कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या करता है। लॉ ऑफ एविडेंस इज ए टूल टू ए कोर्ट टू मेक ए कंक्लूजन। ठीक, कोई भी कोर्ट है तो कोर्ट कोई कंक्लूजन अगर ड्रॉ करती है तो उसके रिगार्डिंग एविडेंस जनरेट करती है कि वो एविडेंस क्या हुआ, उसका इंटेंशन क्या था, उसका प्रिपरेशन क्या था, उसका अटेम्प्ट क्या था, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे। अगर वो सारे के सारे उससे रिलेट करते हैं तो वो कोर्ट उसके बेस पे उसको सजा देती है। चलो मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई आदमी किसी दावत में गया। क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आदमी किसी दावत में गया और वहां उसको चांदी की चम्मच मिली, और उस चांदी की चम्मच को उसने दरी में छुपा दिया। तो जब दरी में उसने छुपा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? थेफ्ट का अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया, और उसके रिगार्डिंग अगर जो भी हम फैक्ट दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो भी एविडेंस दे रहे हैं, वो एविडेंस कोर्ट को कंक्लूड करने में ये लगती है कि ये इसने ये अपराध किया है या ये इसने अपराध नहीं किया है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट होगा तो कोर्ट को कंक्लूजन करने में आसानी मिलती है। तो उसको हम कहते हैं एविडेंस। और एविडेंस जो है प्रोसीजरल लॉ है। ये चीज जो अगर हम इसको बात कहें कि व्हाट इज द एविडेंस, तो एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ। ठीक, अब एक से रिलेटेड रिगार्डिंग एक सवाल आया। सवाल ये आया कि ये अगर इससे रिगार्डिंग कोई केस लॉ है या नहीं, कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एविडेंस एंड इन विच केस द कोर्ट हैज डिटरमाइंड द लॉ ऑफ एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ।
किस मामले में न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि लॉ ऑफ एविडेंस एक प्रोसीजरल लॉ है? तो ये आप लोग नोट कर लो, रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ के केस 1980 के केस में न्यायालय ने निर्धारित किया कि लॉ ऑफ एविडेंस या साक्ष्य की विधि एक प्रक्रिया विधि है। अब एक क्वेश्चन और एक जनरेट होता है, क्योंकि एक केस ला है 1930 का, 1939 का। वो केस है रामनरेश वर्सेस एम्परर। रामनरेश वर्सेस एम्परर में कहा कि लॉ ऑफ एविडेंस स्पेशल लॉ है। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? स्पेशल लॉ है। अब इसकी हिस्ट्री पे आते हैं, व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट और व्हेन इट गेट द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल इसको प्राप्त हुई है। गवर्नर जनरल की एसेंट लॉ ऑफ एविडेंस को बनाया सर जेम्स स्टीफन ने, और उसकी गवर्नर जनरल की एसेंट मिली 15 मार्च 1872 को। और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। अब प्रश्न, अभी हम इसको डिसाइड कर चुके हैं, हु ड्राफ्टेड द लॉ ऑफ एविडेंस? लॉ ऑफ एविडेंस हैज बीन ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन। ठीक, अब हम इसके ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? देखिए, जो भी एक्ट बनता है उस एक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, किस पर्पज से वो एक्ट बना। तो जिस पर्पज से वो एक्ट बना है उस पर्पज को यहाँ पे हमारे लॉ में जो भी एक्ट बनता है, जिस पर्पज के लिए एक्ट बनता है, उसको प्रियम्बल में डिफाइन करते हैं। तो इंडियन एविडेंस की प्रियम्बल क्या कहती है? Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence. क्वेश्चन जो आता है वो जनरेट होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस? तो लॉ ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, these are the object of the law of evidence. अब हम लोग चलते हैं कि अब हमने इतनी सारी बातें कर ली लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में, लॉ ऑफ एविडेंस के ऑब्जेक्ट को भी समझ लिया, लॉ ऑफ एविडेंस के नेचर को भी समझ लिया। नेचर से रिलेटेड हम लोगों ने 2 केस पढ़ लिए कि लॉ ऑफ एविडेंस का नेचर क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस का नेचर है प्रोसीजरल लॉ और स्पेशल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ हम कहाँ पे बोलते हैं इसको? प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ के केस में। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ 1980 के केस में, लॉ ऑफ एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ। और दूसरा केस ला है राम नरेश वर्सेस एम्परर 1939 का। इसमें ये डिफाइन किया लॉ ऑफ एविडेंस इज ए स्पेशल लॉ। अब दूसरी सवाल उठता है कि वेदर द लॉ ऑफ एविडेंस इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि क्या लॉ ऑफ एविडेंस पूर्ण विधि है। तो लॉ ऑफ एविडेंस पूर्ण विधि है अथवा नहीं है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एविडेंस अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर लॉ ऑफ एविडेंस ही इस्तेमाल होता है। मोस्टली लॉ ऑफ एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ जगह एविडेंस लेने का तरीका, एविडेंस लेने का प्रोसीजर अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो इसलिए हम इसको ये डिटरमाइन करते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? कोई भी एक्ट जब पास होता है तो 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और दूसरा इफेक्ट होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो कहते हैं कि जिस डेट से, मान लीजिए आज की डेट में कोई भी एक्ट पारित हुआ है तो उसका प्रभाव आज की तारीख से ही होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का तात्पर्य होता है कि पूर्व में जो विधियां हैं उन पर भी उसका प्रभाव लागू होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव। तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस का जो इफेक्ट है वो क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अर्थात ये भूतलक्षी विधि है, भविष्यलक्षी विधि नहीं है। अब इसके एक्सटेंशन पे समझ लेते हैं। एक्सटेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ एविडेंस की एक्सटेंशन क्या है? होल ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उनके रिगार्डिंग
जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, वहां जो भी प्रोसीजर चलता है वहां पर लॉ ऑफ एविडेंस का यूज किया जा सकता है। ठीक। अभी एक बहुत अच्छी चीज ये है कि लॉ ऑफ एविडेंस सिविल लॉ में भी यूज होता है और क्रिमिनल लॉ में भी यूज होता है। सिविल लॉ में हम क्या करते हैं, राइट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं। क्रिमिनल लॉ में हम क्या करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, उसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, उसके अटेम्प्ट की बात करते हैं, और उसके एक्ट से जो कंसिक्वेंसेस हुए, जो बॉडली इंजरी हो गई, मॉनेटरी इंजरी हो गई, मेंटल इंजरी हो गई, जिस तरीके का लॉस हुआ है वो सारे का सारा डिफाइन होता है क्रिमिनल लॉ में, और वो प्रूव होता है बाय वे ऑफ एविडेंस। ठीक। इसके एक्सेप्शन बड़े याद रखने वाली चीज है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट मार्शल जो होता है, चाहे वो आर्मी एक्ट में हो, चाहे नेवल डिसिप्लिन एक्ट में हो, चाहे एयरफोर्स एक्ट में हो, उन कोर्ट मार्शल में लॉ ऑफ एविडेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक्सेप्शन है, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। वैसे इसमें एक्सेप्शन में दिया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिए कि कोर्ट मार्शल के केस में, आर्मी एक्ट में, नेवल डिसिप्लिन एक्ट में और एयरफोर्स में लॉ ऑफ एविडेंस का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एफिडेविट जो भी किसी कोर्ट और ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनमें भी लॉ ऑफ एविडेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। रीजन क्या है कि उसमें कोरोबोरेशन नहीं होता। उसका हम एविडेंस के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली एफिडेविट जो है किसी कोर्ट और ऑफिसर के अगेंस्ट होता है, वो एज ए फैक्ट के रूप में कंसीडर करा जाता है, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, उसके एक्सेप्शन में आता है। और किसी भी आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग होती है, उसमें भी लॉ ऑफ एविडेंस का प्रयोग नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस का प्रयोग किया जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, किसी भी कोर्ट के सामने है, वहां पे लॉ ऑफ एविडेंस का प्रयोग किया जाता है। एफिडेविट जो भी किसी कोर्ट में प्रोड्यूस करे जाते हैं, वहां पर लॉ ऑफ एविडेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। लॉ ऑफ एविडेंस की एप्लीकेशन वहां पर नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। ठीक। अब इसके नेचर पे आ जाए। नेचर पे हमने कहा, अभी हम लोग ये डिफाइन कर लिए कि लॉ ऑफ एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ। हम लोगों ने ये भी डिफाइन कर लिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था राम नरेश वर्सेस इम्प्रेस एम्परर के केस में, 1939 के केस में, लॉ ऑफ एविडेंस इज ए स्पेशल लॉ। हम लोगों ने ये दोनों चीजें पढ़ ली। अब तीसरी चीज आती है, व्हाट इज लेक्स फोरी। लेक्स फोरी इज ए लोकल लॉ। तो लोकल लॉ क्या है कि कोर्ट में जो लोकल लॉ है, उसकी उसको उस प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। जो लोकल हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ एविडेंस उस नेचर का है, यानी कि जो लोकल है, लोकल लॉज हैं या लोकल प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड द लेक्स फोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, वो है व्हाट इज लॉर्ड बेंगाम बेंगामाइन प्रिंसिपल। लॉर्ड बेंगामाइन प्रिंसिपल क्या है? लॉर्ड बेंगामाइन डिफाइन द लॉ ऑफ दैट लॉ ऑफ एविडेंस इज ए लेक्स फोरी। सबसे पहले लॉर्ड बेंगामाइन ने इस चीज को डिफाइन किया था, लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है। और ये डिफाइन किया था बेन वर्सेस व्हाइट राबिन फर्नेसिस जंक्शन रेलवे कंपनी के केस में, और ये केस ला था 1850 का।